नमस्कार, मैं अमित सिंह, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हां, 2020 में 2021 वाला खतरा कोरोना के साथ दुनिया को जूझते हुए करीब करीब साल भर हो गए हैं। अभी एक जख्म हम उबर भी नहीं पाए थे कि नई मुश्किल ने दस्तक दे दी है। क्या है ये मुश्किल, आपको बताएंगे। कितना है ये खतरनाक, ये संकट, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, कोरोना से उबरने के लिए और वैक्सीन को लेकर भारत में क्या तैयारियां चल रही हैं। कैसी वैक्सीन की पहली खेप के लिए एयरपोर्ट से लेकर जिला प्रशासन तक एक्शन में है और कितना सिमटा है कोरोना का संकट, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वैक्सीन आने से पहले आई बुरी खबर। दुनिया में कोरोना के नए रूप की दस्तक। वैक्सीन की तैयारी पर नए कोरोना का क्या असर। भारत में वैक्सीन की तैयारियां तेज हैं। देश के कोने कोने में वैक्सीन के स्वागत की तैयारी जारी है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को खौफ में डाल दिया है। कोरोना का नया स्वरूप, जो कि पहले से ज्यादा घातक है। लेकिन नए खतरे की आहट के बीच भारत वैक्सीन के स्वागत में जुटा हुआ है। केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर पिछले 4 महीने पहले से ही कोविड टीकाकरण की तैयारियां शुरू कर दी। राज्य, जिला और ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं, क्योंकि दवा को जल्द से जल्द एक से दूसरे शहर में पहुंचाना होगा, जिसमें हवाई सेवा का खासा रोल होगा। इसीलिए सरकार का सबसे ज्यादा फोकस हवाई अड्डों पर है। वैक्सीन की पहली खेप के लिए हवाई अड्डों पर खास इंतजाम है। 28 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आ सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 लाख वैक्सीन एक दिन में हैंडल की तैयारी। देश में टीकाकरण का अभियान जनवरी से शुरू हो सकता है। ऐसे में मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है, जो पूरे देश में कोविड टीकाकरण में शामिल वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे। केंद्र के मुताबिक 260 जिलों में 20,000 से ज्यादा लोगों को अब तक ट्रेनिंग मिल भी चुकी है। हर राज्य ने टीकाकरण और वैक्सीन सप्लाई के लिए एक सटीक प्लान तैयार किया है, क्योंकि कोई चूक नहीं करना चाहता है। यहाँ वैक्सीन के स्टोरेज के लिए फ्रीजर से लेकर भंडारण के लिए तैयारियां तेज हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी दिन रात अधूरी तैयारियों को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। टीकाकरण के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ फुल प्रूफ प्लान रेडी है। अभी एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ली गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और सभी जो अन्य विभाग होते हैं डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में, उन सभी को बुलाया गया था। और भंडारण की व्यवस्था जो है वो जिले पर भी है और इसी के साथ साथ ब्लॉक पर भी कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा रही है। और वैक्सीनेटर्स जो लोग वैक्सीन लगाएंगे उनकी ट्रेनिंग भी साथ ही साथ चल रही है, इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखिए, हमारे यहाँ करीब 14,000 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुआ है जो हेल्थ वर्कर्स हैं। तो इन लोगों को प्राइमरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही तय की गई है कि पहले इन लोगों को वैक्सीन लगवानी है। उसके बाद जो आगे फेजेस आएंगे उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। कोविड के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए एक ओर जमीन पर काम हो रहा है, तो दूसरी ओर तकनीक से भी युद्ध जारी है। सरकार ने दवा की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है। सरकार का दावा है कि इस कोविन को ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप किया गया है जहां वैक्सीन को उसके तापमान के साथ ट्रैक किया जाएगा। यहाँ तक कि इससे संभावित लाभार्थी का ब्यौरा भी रखा जाएगा। जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं, वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने
रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। तो सारी चीज़ों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में हैं। और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूं कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। नए कोरोना के खतरे के बीच एक अच्छी खबर भी आई है, क्योंकि कोरोना के अब देश में एक्टिव मामले 3 लाख के अंदर सिमट गए हैं, जो देश भर के मामलों का सिर्फ 3% है। वो अब कुल केसेस का 3% से भी कम हो गए हैं और जो प्रतिदिन नए केस आते हैं वो 173 दिन के बाद, लगभग 6 महीने के बाद 20,000 से भी कम नए केस 24 घंटे में आए हैं। देश में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, 16 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए गए हैं। देश में कोरोना की वैक्सीन की जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उससे एक बात साफ है कि कोरोना को हराने के लिए भारत ने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। लेकिन अब कोरोना ने नए नस्ल का जो नया दांव चला है, वो देश के इंतजाम पर कितना भारी पड़ने वाला है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी अच्छी खबर यह है कि हमारे आपके लिए कोरोना वैक्सीन जल्द मार्केट में आ रही है। कोरोना के जिस नए रूप से दुनिया में हड़कंप मचा है, आखिर कितना खतरनाक है वो, कहां ये पहले नजर आया, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। ब्रिटेन में कोरोना का यह नया स्ट्रेन यानी रूप मिला है, पहले वायरस की तुलना में बेहद तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। नए स्ट्रेन ने कोरोना बढ़ाने वाले प्रोटीन में बदलाव किया है। कोरोना का नया रूप पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसके 8 रूप जीन में प्रोटीन को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। कोरोना की इस नई नस्ल का दुनिया में कितना भयावह असर पड़ा है, यह भी आपको समझाने की जरूरत है। अब वो भी जान लीजिए। नए कोरोना के बाद ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन में श्रेणी 4 के लॉकडाउन को लागू किया गया है। नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में लोग फिर घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। गैर जरूरी चीजों की दुकानें, प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तक के पांव पसार चुका है ये वायरस। दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी है। फ्रांस ने तो ब्रिटेन से लगी सीमाएं तक सील कर दी हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, म्यूटेशन के बाद कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है, पहले से ज्यादा इसकी क्षमता बढ़ गई है, ये तेजी से फैलेगा। और यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में जो वैक्सीन बनाई जा रही है, वो वैक्सीन इस पे ज्यादा कारगर, ज्यादा असरदार नहीं होगी, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ये वायरस और खतरनाक और मजबूत बन चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वक्त रहते अगर म्यूटेशन की प्रक्रिया को समझा गया तो वैक्सीन में कुछ न कुछ परिवर्तन करके उसको काबू में दोबारा किया जा सकता है। कोरोना का जन्म ब्रिटेन में हुआ, इसलिए 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने और क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, ग्राफिक के जरिए आपको बताते और समझाते हैं। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। पॉजिटिव होने पर स्पाइक जीन बेस्ड लैब से टेस्ट करवाना जरूरी होगा। पॉजिटिव यात्रियों को अलग से क्वारंटाइन किया जाएगा। सैंपल की किसी लैब से जीनोमिक सीक्वेंसिंग करवानी होगी। नया कोरोना यानी SARS कोविड-2 होने पर अलग आइसोलेशन यूनिट में रहना पड़ेगा। पॉजिटिव होने पर प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। पॉजिटिव होने के 14 दिनों के बाद दोबारा RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। 14वें दिन पॉजिटिव पाए जाने पर आगे का नमूना लिया जाएगा। तब तक आइसोलेशन में रहना होगा जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। तो कितना खतरनाक हो गया है म्यूटेशन के बाद ये वायरस, जिसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, अलग से एहतियात बरतने पड़ेंगे, तभी आप इस नए म्यूटेंट वायरस से खुद को और अपने परिवार को बचा पाएंगे। दुनिया में नए कोरोना के खतरे ने दस्तक दी है। नया कोरोना कितना भयावह है, इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर एक्सपर्ट की राय जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने बात की सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा से। मेरी सहयोगी शालिनी भारद्वाज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा है, जो हमें बताएंगे जो नए तरीके का ये वेरिएंट है, आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक है, या फिर ये जानलेवा है, या फिर ये बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो नया वेरिएंट आया है यूके में, क्या लगता है सर, ये ज्यादा तेजी से फैलता है या फिर ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है? अभी तक जो सूचना है हमको, जो डेटा है पब्लिक डोमेन में, उससे ये जाहिर है कि ये तेजी से फैलता है और वेरिएंट के कंपैरिजन में। और इसका इससे पता चलता है कि ये सितंबर मिडिल एंड के आसपास शुरू हुआ इंग्लैंड में, और आज के दिन में 60-70% तक के जो नए केसेस आ रहे हैं वो इस वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि शुरू से होके और इतनी ज्यादा प्रोपोर्शन फैलने का मतलब हुआ कि बाकी वेरिएंट की तुलना में ये उनसे एफिशिएंट है फैलने में। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि ये और खतरनाक है कि हाँ, उसके बारे में जानलेवा है कि क्या पहला जो वेरिएंट था सर, उसके कंपैरेटिव? उसके कंपैरिजन में जो जानकारी उसके हिसाब से उससे ज्यादा खतरनाक नहीं, उसका सिम्टम वैसा ही है और मॉर्टेलिटी और वो सभी पूरा बाकी वेरिएंट जैसे हैं। तो इससे कम से कम ये एक ठीक बात है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज तेजी से फैलती है तो वो वायरस अगर 6 महीने में कुछ जाने लेता, तो ये वही चीजें 2 महीने में कर देगा, उससे कम टाइम में। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो ये ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये तेजी से फैलता है तो मतलब कि नुकसान भी तेजी से पहुंचाएगा। चाहे परसेंटेज ना चेंज हो, लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा। इसलिए हमको इसको लाइटली नहीं लेना है। समय की अगर हम तुलना करें, जबकि वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, इस तरह की म्यूटेशन और देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि ये किसी तरह की खतरनाक या फिर और जानलेवा के रूप में भी ये तब्दील हो सकता है। देखिए, वायरस जैसे हमने अभी फ्लाइट बंद किया कि यूके से ये वाला वायरस आ ना जाए यहाँ पे, अब अभी तक ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं आ चुका है ये भी पता लगाना पहले जरूरी है। अभी तक हमें नहीं दिखा है जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हमने पिछले कुछ हफ्तों में कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, टेस्ट कम किए हैं, सीक्वेंसिंग कम किया है, तो हमने पूरी तरह से इसकी जांच नहीं किया है। तो ये हो सकता है कि ये वाला वायरस इंडिया में हो, लेकिन हमें पता ना हो। अगर नहीं भी है तो आप सोचिए, इंडिया में अमेरिका के बाद हम 2nd नंबर पे हैं नंबर ऑफ केसेस को अगर आप देखिए, तो हमारे पास तो वायरस का सबसे बड़ा स्टॉक है हमारे यहाँ से वेरिएंट बनेंगे, तो हमको बाहर से आने के लिए कोई वायरस आए उसको रोकना वो तो अच्छी बात है। अब कोविड इंडिया में आया ही बाहर से, जहाज से, एयर फ्लाइट्स के माध्यम से आई, ये सब पता है। लेकिन एक बार जब आ चुका है तो चूंकि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि हम खुद एक बहुत बड़ा सोर्स बन गए हैं वायरस के वेरियस डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए। तो हमको जो है ये फ्लाइट बंद करने से काम नहीं चलेगा। हमको सब, वो एक अच्छी बात है अगर हम इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकें तो जितना भी आप रिस्ट्रिक्शन करें वो अच्छी बात है, जिससे कि कम फैलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये भी देखना है कि बहुत सारे हजारों म्यूटेशन ऑलरेडी टहल रहे हैं इंडिया में, उनमें से कोई भी जो है वो तेज फैलने वाला हो सकता है या और खतरनाक हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी नहीं होगा। तो उसका डर हमेशा रहता है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए हमको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे को इन्फेक्शन फैलने से बचाएं। और उसका बहुत अच्छा तरीका है, सीधा तरीका है, जैसे हम टोपी लगाते हैं या चश्मा लगाते हैं या कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह से हम मास्क लगाएं। ये हमको एक अपना कल्चर बना लेना चाहिए कि हम घर के बाहर निकले तो मास्क लगा लें, जिससे कि बाहर कोई अगर इन्फेक्शन है किसी को तो वो हमें ना पहुंचे, या हम जाने अनजाने में इन्फेक्टेड हैं तो हम अनजाने में किसी को ना इन्फेक्शन पहुंचाएं। तो मास्क लगाने से अगर हर कोई एक दूसरे से अनजान व्यक्ति मिल रहा है और मास्क लगा ले और उसके बाद अच्छी तरह से अपना हाथ मुंह धो रखे और थोड़ा पर्सनल हाइजीन रखे और सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक हो सके, तो हम आसानी से इसको पराजित कर सकते हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से या फिर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का वैक्सीनेशन पर कितना असर पड़ेगा? इसमें मैं 2 बात कहना चाहूँ। एक तो वैसे वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम हैं, जो वैक्सीन
का इफेक्ट है, उससे इस नए वेरिएंट का कुछ खास प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो है वो एक पूरी प्रोटीन के लिए तैयार की जाती है। मतलब कि उसको वैक्सीन कई सारी तरह की एंटीबॉडी होंगी जो एक प्रोटीन को अलग अलग भाग को पकड़ेंगी और उसको नष्ट करने के लिए सिस्टम में प्रेजेंट करेंगे। और दूसरी तरह की वैक्सीन होती है, जैसे हिंदुस्तान में बन रही है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है या भारत बायोटेक वाली वैक्सीन है, वो जो है पूरे वायरस को ही वैक्सीन जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनएक्टिवेट करके, तो उसको तो और भी कम प्रॉब्लम होगी एक ऐसे छोटे म्यूटेशन से। इस म्यूटेशन से वायरस का प्रॉपर्टी बदल सकती, लेकिन वैक्सीन जो है वो स्ट्रक्चर देखती पूरे वायरस को, तो उसको कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आज के दिन में हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन का उपयोग बहुत लिमिटेड है। उसके दो कारण हैं। एक तो पहले की वैक्सीन अच्छी है, कितनी अच्छी है, हमको कितना प्रोटेक्ट करेगी, कितने समय तक हमको प्रोटेक्ट करेगी, हमें नहीं पता है। हो सकता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन का असर खत्म, चलो फिर से वैक्सीन लगाओ, हम नहीं कर सकते वो। दूसरी चीज, इतने बड़े देश में हर आदमी को वैक्सीन देने का मतलब हुआ कि हमको सालों लगेंगे, ये हम महीने में नहीं कर सकते हैं। वायरस के म्यूटेशन पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। कोरोना के नए स्ट्रेन पर अब WHO क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं, ये बेहद जरूरी है आपके लिए जानना। WHO ने कहा कि जो नया स्ट्रेन है वो बेकाबू नहीं हुआ है। हालांकि ब्रिटेन ने कहा था कि जो स्ट्रेन है, नया वायरस का जो म्यूटेशन है, इससे स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी, स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन WHO ने कहा कि घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो अभी भी काबू में आ सकता है। वैक्सीन के जरिए इस स्ट्रेन को काबू किया जा सकता है। और एक बार फिर से आपको बताते हैं किस तरह से WHO ने कहा कि जो स्ट्रेन है, ब्रिटेन ने यह दावा किया था कि जो नया म्यूटेशन है वायरस का, उसके आने के बाद से स्थिति लगातार खराब हो जाएगी, वैक्सीन कारगर नहीं होगी, और इसीलिए ब्रिटेन ने तमाम देशों में जाने वाले फ्लाइट्स पे बैन लगा दिया। और बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के, उन्होंने भी ब्रिटेन से आने वाले जो फ्लाइट्स हैं, जो यात्री हैं, उन पर बोला कि उनको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा और फ्लाइट्स पे पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन WHO ने साफ साफ कहा है कि हालात इससे भी बुरे रहे हैं इतिहास में, और WHO ने कहा है कि ये जो स्थिति है ये बेहतर है, अभी भी इस पर काबू पाया जा सकता है। दुनिया पर कोरोना के नए स्वरूप का खतरा मंडरा रहा है महाराष्ट्र में, जिसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनमें से कुछ जिम्मेदार लोग भी शामिल। दरअसल मुंबई पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट के पास कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर कई सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई की, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा समेत 34 नामी हस्तियां थीं। हालांकि सभी को कुछ देर बाद हिरासत में लेने के मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया। के इस पब पर हमने देखा कि किस तरह से एक रेड हुई है। ये रेड पैंडेमिक के तहत हुई है, जहाँ पे 34 लोगों के ऊपर जो है एक्शन लिया गया है। ये जो रेड हुई ये कोरोना महामारी के चलते, यानी कि कोरोना महामारी के जो नॉर्म्स थे, जो गाइडलाइंस थे, उसका कहीं ना कहीं वायोलेशन हुआ, इसलिए ये पूरे पब के ऊपर जो है एक्शन ली गई, पब के ऊपर रेड कर दी गई। ये देखा गया कि रेड के दौरान इसमें कुछ क्रिकेटर, यानी कि क्रिकेटर सुरेश रैना का नाम आ रहा है, वहीं सिंगर गुरु रंधावा, सुजैन खान रोशन और साथ ही में सिंगर बादशाह, मतलब ये सारे लोग दिखाई दिए। और सिंगर बादशाह जो है वो एस्केप हो गया, ऐसे बताया जा रहा है। ये जो आपके फ्रेम के सामने आप देख रहे हैं, ये वही ड्रैगन फ्लाई नाम का पब है जो बीती रात यानी कि 2:45 के आसपास यहाँ पे एक्शन लिया गया। पैंडेमिक एक्ट के तहत एक्शन लिया गया, जहाँ पे ये देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा है, मास्क नहीं पहना जा रहा था। इतना ही नहीं, साथ ही में एक टाइम लिमिट होता है पैंडेमिक एक्ट के तहत, जिसके परमिसिबल टाइम लिमिट के बाहर जो है ये पब फंक्शनिंग हो रहा था, जिसकी वजह से एक्शन लिया गया, रेड लिया गया और इन 34 लोगों के ऊपर एक्शन ली गई, जिसमें से 19 लोग स्टाफ मेंबर्स थे और बाकी के सारे लोग पंजाब, दिल्ली और साउथ मुंबई से आए थे। ये बताया जा रहा है कि जो लोग दिल्ली से आए थे वो सुबह की 7 बजे की फ्लाइट से आए थे और कहीं ना कहीं पैंडेमिक एक्ट के तहत बड़ा वायोलेशन हुआ, जिसको लेकर ये रेड की गई, जिसको लेकर ये एक्शन ली गई। साथ ही में हम बात करेंगे कि ये सारे लोग जिनके ऊपर एक्शन लिया गया, उन्हें नोटिस और वार्निंग देकर जो है छोड़ भी दिया गया। वक्त ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे बाबा के ढाबा पर और बताएंगे किस तरह से नए रेस्टोरेंट खुलने के बाद लगातार फेमस हो रहा है बाबा का ढाबा।